तो गुड आफ्टरनून। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। 11th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर आपको बताएंगे कि मोल होता क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि मोल, जब भी मोल बोला जाता है तो आपके दिमाग में आता है कि भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। तो बिल्कुल सही है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इस बात को अपन अलग अलग तरीकों से समझेंगे कि मोल का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला 1 डजन एप्पल या 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब अपन क्या समझते हैं? 12 पार्टिकल्स। 12 मतलब 1 डजन अगर एप्पल बोलेंगे तो 1 डजन एप्पल का मतलब क्या हुआ? 12 केले हो गए। और 1 डजन अगर मैं बनाना बोलूंगा तो 1 दर्जन क्या हो गए? केले हो गए, मतलब 12 केले हो गए। समझ में आ गया? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अच्छा 1 डजन अंडे मतलब 12 अंडे हो गए, तो 12 अंडे, 12 केले और 12 एप्पल, सबका वेट बराबर होगा क्या? वेट तो अलग अलग होगा ना, वेट अलग अलग होगा। मतलब यही हम समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि 1 मोल हमेशा बराबर ही होता है। बराबर क्या है? 1 मोल में सिर्फ और सिर्फ बराबर क्या होते हैं? पार्टिकल्स बराबर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 1 मोल है, जैसे मैंने इसको बोला कि ये 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब होगा कि अगर आपको, जैसे ये डस्ट आपको दिख रहा है, तो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैंने बोला ये 1 मोल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, वैसे वैसे कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, मतलब वही डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बोलो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो आज के बाद से अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं कि 6.022 लिखा हुआ है तो पॉइंट में लिखा हुआ कोई नंबर है। तो मैं आप बहुत क्लियर कर दूं कि ये पॉइंट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है ना। पॉइंट में इसको सिर्फ उसके ऑर्डर में जो लिखते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, तो इसलिए पॉइंट में लिखा गया है। आपको पता है कि कभी भी आप इस पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो आएगा ना, और इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो 3 जीरो से ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 20। अब कोई पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, इसका मतलब हुआ 6022, और इसके ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे? 20 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 20 जीरो हो जाएंगे। अब बताओ कि ये कोई पॉइंट वाला नंबर है क्या? ये तो एक फिक्स नंबर हो गया ना। जैसे अभी 1 जीरो लगाया इस पे तो ये 60,000 के आसपास हो गया। अगर 2 जीरो लगाएंगे तो 6 लाख हो जाएगा, 3 जीरो लगाएंगे तो 6 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यह एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैंने बोलिए किसी को 1 मोल रुपया देना है तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। मतलब आप देख रहे हो कि 10 के पावर अगर 3 होता तो 3 जीरो इस पे लगा देते, है ना। अगर मान लीजिए 10 के पावर ये 6 होता तो यहाँ पर 3 और जीरो आ जाते। तो 10 के पावर कितना है? 20 है। कितना? 10 के पावर 20। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर होगा। 0 0 0 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये आप जानते भी है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम एलिमेंट, मैंने बोला 1 मोल सोडियम मैंने लिया, तो आपको पता है कि उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, मतलब एटम होगा, तो उसमें कितने एटम होंगे? वैसे छोटे छोटे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, मैं अगर बोलूंगा कि 1 मोल सोडियम है और 1 मोल मैग्नीशियम है, तो दोनों में कितने पार्टिकल? जैसे मैं बोलता हूँ 1 दर्जन केला और 1 दर्जन एप्पल, में दोनों में संख्या जो होगी वो तो बराबर ही होगी, 12-12 होगी, लेकिन दोनों का क्या अलग अलग होगा? मास अलग अलग होगा। उसी तरीके से जब मैं बोलता हूँ 1 मोल सोडियम और 1 मोल मैग्नीशियम, तो दोनों में एटम्स जो होंगे, नंबर ऑफ एटम, वो क्या होंगे? बराबर। वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। लेकिन अलग क्या होगा? दोनों का मास अलग अलग होगा। तो हम ये पता करेंगे, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम होते हैं। अब हम ये पता करेंगे कि 1 मोल के मास के बात करेंगे कि 1 मोल जो होता है ना, कितने मास के बराबर होगा। तो देखिए, याद रखिए, बस एक बात याद रखिए, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 याद रखते हैं, हीलियम का 4, लिथियम का 7, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 होता है, लेकिन एटॉमिक मास डबल या डबल से 1 ज्यादा होता है। ये तो सभी को पता है ना। तो 1 सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, है ना। देखो, आज के बाद अगर आपको याद रखना है कि भाई 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन
इसके अलावा मोल का और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए अब सभी को पता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है और मास कितना होता है? 4 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास कितना होता है? 7 होता है। बेरिलियम 4 और ये 9, बोरोन 5, 11। इसी तरीके से कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 19, नियॉन 10 और 20 होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और मास 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और ये 24 होता है। एल्यूमिनियम 13 और ये 27 होता है। उसके बाद सिलिकॉन का 14 और 28 होता है। फास्फोरस 15 और 31 होता है। समझ रहे ना? इसी तरीके से मैं बता दूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। क्लोरीन का 17 और 35.5 है, याद होगा आप लोगों ने 10th क्लास में याद किया। इसी आर्गन का होता है 18 और 36। पोटेशियम का होता है 19 है, 39 और 20 और 40। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो सब क्या एटॉमिक मास है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि 1 AMU लिखते हैं, 4 AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AMU। इसकी यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो 1 AMU, 4 AMU, 7 AMU, 9 AMU, 11 AMU, इस तरीके से एटॉमिक मास याद रखते हैं। लेकिन इन्हीं मास को यदि मैं ग्राम में लूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो ये तो अभी 7 AMU है, लेकिन अगर इसी को मैं ग्राम में लूंगा तो वो उसका 1 मोल होगा। अरे लिथियम कोई ना कोई एलिमेंट है, कुछ ना कुछ होता होगा, उसका मैंने 7 ग्राम ले लिया, तो 7 ग्राम ले लूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो 1 मोल लिथियम है। कितना है? 1 मोल लिथियम। तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि 7 ग्राम को 1 मोल बोलते हैं। चूंकि लिथियम का एटॉमिक मास 7 था, इसलिए 7 ग्राम लिथियम 1 मोल के बराबर है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना? 24। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम जो होगा वो 1 मोल मैग्नीशियम के बराबर होगा। इसी तरीके से सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना? 28 AMU। तो 28 ग्राम में अगर मैं सिलिकॉन का ले लूंगा तो 1 मोल सिलिकॉन के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर 7 ग्राम लिथियम है तो वो 1 मोल लिथियम के बराबर होगा। सोडियम कितना? 23 ग्राम सोडियम 1 मोल सोडियम के बराबर होगा कि नहीं? बोलो। और इस तरीके से अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन के बराबर होगा, है ना? तो ये बात हम लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो यहाँ पर एटॉमिक मास आप अगर ग्राम में लेते हैं तो वही उसका 1 मोल होगा। अरे बोलो। अच्छा, इसका ये मतलब है, अच्छा ये बात आप समझिए, जिस प्रकार से मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि 1 दर्जन केला और 1 दर्जन एप्पल, दोनों में संख्या तो बराबर है, 12 और 12। उसी तरीके से 1 मोल लिथियम और 1 मोल सोडियम, दोनों में क्या बराबर तो होगा? क्या नंबर ऑफ जो आपके एटम्स होंगे वो बराबर होंगे ना। ये 2 Na के सामने मैंने लिखा बैठा है ना, याद रखना। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है? तो 1 मोल लिथियम के जो छोटे एटम होंगे, लिथियम के 1 मोल में कितने एटम होंगे? 6.022 × 10⁻23। और इसमें भी उतने ही होंगे, लेकिन उसका मास और इसका मास जिस तरीके से 1 दर्जन केला और 1 दर्जन एप्पल, दोनों में 12-12 पीस ही है, लेकिन दोनों का मास बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा ना। उसी तरीके से 1 मोल लिथियम, 1 मोल सोडियम, 1 मोल ऑक्सीजन या किसी भी चीज का 1 मोल लेंगे तो सब में जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, वो तो बराबर होंगे, लेकिन मास सबका अलग अलग होगा। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर कि 7 ग्राम लिथियम 1 मोल लिथियम के बराबर हो रहा है, 23 ग्राम सोडियम 1 मोल सोडियम के बराबर हो रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन। तो सबका बोल सकते हैं कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के बराबर होगा। 4 ग्राम हीलियम, समझ रहे हैं आप लोग, 1 मोल लिथियम के हीलियम के बराबर होगा। 9 ग्राम बेरिलियम 1 मोल बेरिलियम के बराबर होगा। 11 ग्राम बोरोन 1 मोल बोरॉन के बराबर होगा। मतलब आज के बाद से आपने देख लिया कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वही उसके 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर? तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये लिथियम का बना हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये क्या है? लिथियम है, और इसको मैंने वेट किया तो 7 ग्राम आ गया, तो आप बोलेंगे क्या? ये 1 मोल है, बोलेंगे कि नहीं? और अगर मैंने इसको वेट किया या फिर इसी की तरह एक और मैंने यहाँ पर रख दिया और ये भी लिथियम है, ये भी लिथियम है, दोनों को वेट किया और वो 14 ग्राम आ गया,
तो हम बोलेंगे कितना मोल है, 2 मोल है ना। इसी को मैंने वेट किया, ये 21 ग्राम निकल गया, कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया। तो मतलब, और फिर सोडियम का अगर मैं पूछूं, मान लो कि ये सोडियम का बना है, सपोज कर लेते ये सोडियम का बना है, सॉलिड होता है सोडियम को पता है, उसको आपने वेट किया और वो निकल गया 23 ग्राम, तो इसका मतलब वो ये 1 मोल है। और अगर 46 ग्राम निकलता तो क्या बोलते, 2 मोल होता, समझ रहे ना। तो ये आप ऐसे निकाल रहे हैं कि जैसे मैंने बोला 46 ग्राम, इसका वजन कितना है, 46 ग्राम। तो आपने दिमाग में सोचा कि अगर ये 23 ग्राम सोडियम होता तो 1 मोल बोलते, और 46 है तो 23 2 जा 46 होता है, तो ये 2 मोल हुआ कि नहीं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने 46 को 23 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला 21 ग्राम लिथियम, क्या बोला, 21 ग्राम लिथियम। तो भाई अगर 7 ग्राम लिथियम होता तो 1 मोल होता, 14 ग्राम होता तो 2 मोल होता, 21 ग्राम है तो 3 मोल। या तो ऐसे सोचो, या फिर ऐसे सोचो कि 21 को हमने 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, एटॉमिक मास। वो क्या है, मैंने बोला कि बताइए 21 ग्राम लिथियम का एटॉमिक नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो आपने बोला कि सर 21 को 7 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला 46 ग्राम सोडियम का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो आपने 46 को 23 से डिवाइड कर दिया। मतलब नीचे फिक्स नहीं है किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो सबका एटॉमिक मास अलग अलग होता है ना। तो आज के बाद से आप एक नंबर ऑफ मोल का फार्मूला नहीं भूलेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बताओ 21 ग्राम लिथियम कितने मोल के बराबर होता है, तो आपने 21 को लिथियम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, समझ गए। तो ये था आपका कैसे नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे, है ना। लेकिन आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एटॉमिक मास के स्लैश करके मॉलिक्यूलर मास भी लिखा होता है। तो वो कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर ये आपको समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया सबको, है ना। तो अब आगे देखिए, अब मैं बात करूंगा कि मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा होता है, ठीक है। तो देखिए, मिटा दें इसको। देखिए अब बताओ, जैसे कि Na लिखा, तो Na तो एक सिंगल एलिमेंट था, लेकिन CO2 लिखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। मतलब यह है क्या, एक कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि एलिमेंट जो होते हैं ना, एटम से मिल के बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं ना, उसके जो छोटे पार्टिकल से उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक छोटा पार्टिकल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। और सोडियम का जो छोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है, सोडियम का एक एटम कहलाता है। तो इसीलिए सोडियम के केस में आपने क्या बोला था, एटॉमिक मास बोला था, और इसके मास को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया। कोई भी कंपाउंड कभी भी दिखे तो किसी भी कंपाउंड के लिए हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसके लिए क्या याद रखते हैं, एटॉमिक मास। इसके लिए क्या रखते हैं, एटॉमिक मास, और इसके लिए क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास किसी का याद नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर मास हमेशा निकाला जाएगा। क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को पता है। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे वो देखो, सभी लोग ध्यान से देखना। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास अभी अभी मैंने आपको लिखवाया था, कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो 16 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 और प्लस 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44। और 44 की यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यूनिट क्या होगी, AMU। इसी तरीके से किसी ने बोला कि H2SO4 का निकाल के बताइए, किसका, H2SO4 का। क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास की मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि यह कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है इसलिए। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 ऐड कर देंगे तो ये 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98 AMU आ जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, है ना। H2O का देखिए, H2O होता है, वाटर को बोलते हैं H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास, मैं शॉर्ट में मॉलिक्यूलर मास को ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इंटू 2 और प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस
16, तो ये कितना आ जाएगा 18 AMU। समझ गए? तो एलिमेंट का एटॉमिक मास हम याद रखते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आसानी से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसकी यूनिट भी एटॉमिक मास यूनिट होगी। लेकिन अगर आप इसको ग्राम में ले लेंगे तो वो इसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जिस तरीके से किसी भी एलिमेंट का 1 मोल उसके एटॉमिक मास ग्राम में बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, उसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लूंगा तो वो उस कंपाउंड के 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम के बराबर होगा? 44 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल H2O कितने ग्राम के बराबर होगा? 18 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल H2SO4 कितने ग्राम के बराबर होगा? 98 ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ गया? जिस तरीके से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में 1 मोल के बराबर होता है, उसी तरीके से कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में लेते हैं वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो आपको तो एटॉमिक मास सबका याद है, तो बड़ी आसानी से आप बोल रहे थे कि भाई 35.5 ग्राम क्लोरीन ले लेंगे तो 1 मोल क्लोरीन एटम कहलाएगा वो। इसी तरीके से अगर मैं 32 ग्राम सल्फर ले लूंगा तो वो 1 मोल सल्फर कहलाएगा। लेकिन अब तो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड में डायरेक्ट आप जैसे 3 का आपने निकाला, उसी तरीके से बहुत सारे जो हजारों कंपाउंड है, तो सबका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और सबके फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और फिर बोलेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में ले लेते हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक सिलेंडर में भरा हुआ है, उसका वजन कितना आया? 44 ग्राम आया। तो आप बोलोगे सर वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर 22 ग्राम आता तो आधा मोल होता, 88 ग्राम होता तो 2 मोल होता। तो ये सब आप ऐसे निकाल पा रहे हैं कि जैसे जब मैंने बोला 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने 88 को 44 से डिवाइड कर दिया। मतलब हमने आपको गिवन मास कितना दिया? 88, तो आपने उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला 22 ग्राम नंबर ऑफ मोल बताइए, तो आपने लिखा ऊपर 22 और उसको 44 से डिवाइड कर दिया। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला बन गया कि नहीं बेटा? नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए किताबों में जब आप देखते हैं ना एटॉमिक मास और स्लैश करके मॉलिक्यूलर मास लिखा होता है, तो एटॉमिक मास हम एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं और कंपाउंड्स के लिए क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल के 2 फार्मूले देख लिए। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? मास बटे मॉलिक्यूलर मास, या फिर मास अपॉन एटॉमिक मास। कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे और एलिमेंट्स के केस में क्या लिख देंगे? एटॉमिक मास लिख देंगे। समझ गए? एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, है ना? 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिख दे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा कि बताओ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग हमें आने वाले सारे क्वेश्चन में अभी नंबर ऑफ मोल निकाल लें। तो देखिए आसान आसान से क्वेश्चन रहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 28 ग्राम लिथियम, ठीक। दूसरा लिखा 46 ग्राम सोडियम, मैंने लिखा 10 ग्राम कैल्शियम, चौथा। चलिए पहले ये 3 करते हैं, फिर ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है। ये सारे के सारे क्या है? कोई कंपाउंड तो नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास और अपॉन एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे तो गलत है, मतलब भले आप लिख दोगे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन पुट तो करोगे एटॉमिक मास ही, है ना? आंसर तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास ही लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे। तो हमने लिखा गिवन मास कितना है भैया? गिवन मास 28 और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना कर देंगे? लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। 7 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 46 और अपॉन सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ये कैंसिल आ गया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 समझ पा रहे हैं? 10 ग्राम कैल्शियम, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना दिया हुआ है? 10, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/4 आ जाएगा। आप समझ गए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल एलिमेंट के केस में कैसे निकालेंगे? समझ गए सब? सभी लोग समझ गए? नंबर ऑफ मोल निकालना आ गया। अब देखिए इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए फास्ट।
अब देखिए, अगर मान लीजिए कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स पूछा, लेकिन सामने अगर उन्होंने कंपाउंड दे दिया, जैसे पहला क्वेश्चन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा दे दिया 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जानबूझ के यहां पर फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको यह पता चलना चाहिए कि यहां पर फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे, और मॉलिक्यूलर मास पता होगा तभी हम नंबर ऑफ मोल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए जैसे ही इस तरह का कंपाउंड वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा और उन्होंने फार्मूला नहीं दिया, तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या? मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 गुना कितना आ गया 3, तो 40 और प्लस 12 कितना 52 और प्लस 16 और 43 है ना, 16 3 कितना 48, ये कितना आ जाएगा 100। और याद भी रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100 होता है। वैसे तो निकालना आना चाहिए, लेकिन याद भी साथ में रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100 होता है। अब गिवन मास कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर हम एटॉमिक मास लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये कंपाउंड है। तो गिवन मास कितना दिया बेटा 20 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 100। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मोल। क्लियर है? तो कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो आपने देखा, ठीक है। एलिमेंट वाला पहले बताया, कंपाउंड वाला ये। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है CO2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, लेकिन अभी आपने निकाला था कुछ देर पहले 44 होता है। समझ में आ गया? और अगर 44 ग्राम को 1 मोल बोलेंगे तो 22 को आधा बोलेंगे कि नहीं? yes. और 44 प्लस 22 कितना होता है 60, मतलब 1.5 मोल आंसर आएगा। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, हम तो फॉर्मूले से निकालेंगे। n बराबर क्या होता है गिवन मास, मतलब 66 और डिवाइडेड बाय 44, तो 11 6 जा या फिर 22 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो 22, तो ये 3/2 मतलब 1.5 आंसर आ गया। नंबर मोल कैसे निकाले समझ में आ गया ना। तो कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मोल हम ऐसे निकालते हैं, जैसे आपको नंबर ऑफ मोल पूछा गया, सबसे पहले जो फार्मूला दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना आना चाहिए आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर मास वाले फार्मूले से, मतलब नंबर ऑफ मोल का 2 फार्मूला आपने पढ़ा था, गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए आपको मैं इसको मिटा दूं। देखिए अभी तक आपने 2 फार्मूले पढ़े। एक पढ़ा नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और दूसरा पढ़ा नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब इन 2 फार्मूले का एप्लीकेशन आपने देखा है, कंपाउंड वाले केस में ये लगाएंगे और एलिमेंट वाले केस में ये लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए। जैसे कभी उन्होंने बोला कि फाइंड द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस बार नंबर ऑफ मोल दे दिया। क्या दे दिया? नंबर ऑफ मोल दे दिया। उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड के 1.5 मोल का मास बताइए, तो हम किसके बदले पुट करेंगे? नंबर ऑफ मोल के बदले में 1.5 पुट कर देंगे। गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास नहीं आ जाएगा, गिवन मास को ही क्या बोल देंगे? मास बोल देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल वाले फार्मूले से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको गिवन मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी गिवन मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अगर आपको उन्होंने मास ही पूछ लिया तो आपको नंबर ऑफ मोल वो दे के रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल पता है, तो जैसे कि मान लो उन्होंने बोला कि बताइए 2 मोल सोडियम का मास कितना होगा, 2 मोल सोडियम का मास कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल के बदले में क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, और गिवन मास के बदले में m मान लीजिए, x मान लीजिए, जो भी मानना, और एटॉमिक मास कितना होता है 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 46 ग्राम। क्लियर है? तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग या फिर फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने बोला फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी अभी देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100 होता है, मतलब अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 1 मोल होता,
तो 2 मोल दिया हुआ है ना, तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 200 ग्राम के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे नंबर ऑफ मोल वाले क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इसके आप दूसरे एस्पेक्ट की ओर चलते हैं। ये पहला जो नंबर ऑफ मोल का पहला तरीका था करने का, वो अपन ने देखा कि नंबर ऑफ मोल को कैसे करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ऐसे देखिए, आपने नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिया, लेकिन कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करो कि ये 1 मोल है, तो इसके सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अगर किसी भी चीज का 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, 1 मोल में इतने होंगे ना, 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे नहीं आया समझ में। मान लीजिए कि 1 मोल सोडियम है मेरे पास, अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कितने एटम होंगे सोडियम के, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे सोडियम के। और अगर मैंने बोला कि 2 मोल सोडियम है मेरे पास, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और 3 मोल है तो, और 4 मोल है तो, मतलब आप नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल और इनटू 6.022 × 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, ये कैसे निकाला, देखो आपने खुद बनाया ये फॉर्मूला, मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला आपने खुद बनाया है। आपने ये बोला कि अगर 1 मोल है, 1 मोल सोडियम है, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम होंगे। पार्टिकल जब मैं बोलता हूं, इसका ये मतलब होगा कि जैसे सोडियम है तो सोडियम बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है ना, तो अगर 1 मोल सोडियम है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास कितने एटम होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम। लेकिन अगर 2 मोल सोडियम ले लिया तो उसका डबल एटम होगा ना, 3 मोल में 3 टाइम्स एटम होगा ना। तो जितने नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, 6.022 × 10⁻23 को। अरे बोलो, तो वो एटम के बराबर हो जाएगा कि नहीं? समझ गए? इसी तरीके से अब बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो चूंकि वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर 2 मोल हो तो 2 × 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। और 3 मोल हो तो आपने फिर से एक नया फॉर्मूला बना दिया कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछेगा, तो भी आप नंबर ऑफ मोल को ही मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6.022 × 10⁻23 के साथ। अब बोलो सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम बन गया, नंबर ऑफ मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल को इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब सेम तो है दोनों फॉर्मूला, एक में नंबर ऑफ एटम आ रहा है, एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब कंपाउंड देगा ना तो यही फार्मूला लगाएंगे। कंपाउंड के केस में ये वाला फार्मूला, के केस में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? दोनों अलग अलग चीजें। जिस तरीके से आपने देखा था ना कि नंबर ऑफ मोल एलिमेंट वाले फार्मूले में गिवन मास बटे एटॉमिक मास लिखा था, और कंपाउंड वाले फार्मूले में गिवन मास बटे, क्या आप कंपाउंड वाले क्वेश्चन में एटॉमिक मास लिख सकते थे क्या? अरे आंसर तो वही आता, मतलब आपके दिमाग में तो वही चल रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन उसको वर्ड वहां पर समझ रहे हो, वहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, और एलिमेंट वाले में क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल को जब हम एवोगाड्रो नंबर से, मतलब 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, नंबर ऑफ एटम। अब मैंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, या फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का तो एटम ही निकालेंगे ना, मॉलिक्यूल से तो नहीं बना है ना सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल तो हम कंपाउंड वाले केस में बात करते हैं ना मॉलिक्यूल की। तो जब कंपाउंड वाला क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब एलिमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए? अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे वो समझ में आ गया। आपने ये सोचा कि भाई अगर 1 मोल सोडियम में या 1 मोल किसी भी चीज में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई एटम और मॉलिक्यूल में। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बक्से में मान लीजिए कि 10 नोट हैं, तो 2 बक्से में कितने हो जाएंगे, अगर सेम बक्से हैं तो 20 हो जाएंगे।
ऐसे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मिला के एक और फार्मूला अपन लिख देते हैं कि अगर कहीं लिखा हो नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसका फार्मूला आ जाता है नंबर ऑफ मोल और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप घबराएंगे नहीं कि सर ये तीसरा फार्मूला कब लगाएंगे, ये दोनों फार्मूला कब लगाएंगे वो तो आप समझ गए। एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम वाला, कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला, लेकिन ये घबराएंगे नहीं, मतलब इन्हीं दोनों को मिला के एक लाइन में लिखा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एलिमेंट जो है वो कौन से पार्टिकल से मिलकर बने हैं, एटम पार्टिकल से, एटम से मिलकर बने, और कंपाउंड जो है किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने। समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं ऐसी ओरली एक दो क्वेश्चन बोलता हूं। मैंने सोडियम का 2 मोल लिया, सोडियम में कितना मोल लिया, 2 मोल लिया, तो बताइए कितने एटम होंगे उसके पास। अरे 1 मोल होता तो 6.022 इंटू 10 टू द 23 एटम होता, और 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। लेकिन अब कभी कभी क्या करते हैं वो कि नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट आपको नहीं देंगे, नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट फिर कैसे देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी देखिए बोला फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, पहला फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, और पहला दे दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम और दूसरा दे दिया 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो 2 क्वेश्चन दे दिया, आपसे बोला कैल्शियम का मैंने 10 ग्राम लिया, तो बताइए कि उस कैल्शियम में कितने छोटे छोटे एटम होंगे। और आपको बोला कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो बताइए उस सोडियम में कितने छोटे छोटे एटम होंगे। तो आपको पता है, और अभी भी समझ सकते हैं कि सोडियम का तो एटॉमिक मास 23 होता है, मतलब अगर 23 ग्राम सोडियम होता तो 1 मोल सोडियम होता, लेकिन ये कितना है, 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम सोडियम का मतलब कितना मोल, और 2 मोल का मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, तो 2 मोल में 2 डबल हो जाएगा ना। ओरली कर लिया, लेकिन इसको फार्मूले से करेंगे। आपको पता है कि जब फार्मूला लगाओगे आप तो नंबर ऑफ एटम का लगाओगे ना, क्योंकि क्वेश्चन किसका आया है, नंबर ऑफ एटम का आया है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अरे यही लिखोगे ना। लेकिन हमें नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल पहला वाला फॉर्मूला जो आज स्टार्ट किया ना अपन ने। अरे आज सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तो एटॉमिक मास लिखेंगे ना, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 46, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ये कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2। नंबर ऑफ मोल यहाँ पुट कर देंगे तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आंसर हो जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। होगा। इसी तरीके से मुझे 10 ग्राम कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू, देखिए कैल्शियम गिवन मास कितना है, पहले नंबर ऑफ मोल, मेन फार्मूला लगाओ पहले, नंबर ऑफ मोल और इनटू अवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब नंबर ऑफ मोल का फार्मूला फिर से लगा देंगे, क्या होता है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/4, यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4 और इनटू अवोगाड्रो नंबर मैंने एन लिख दिया, ठीक है। तो आंसर n/4 हो जाएगा, या फिर कट का आंसर आ सकता है ना, आगे समझ में। तो कैसे हम नंबर ऑफ एटम तक पहुंचे, तो नंबर ऑफ एटम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल निकाला पहले और फिर नंबर ऑफ एटम निकाल लिया। क्लियर है। अच्छा, इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि सोडियम का 3.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स है मेरे पास। सोडियम का कितना आइटम है मेरे पास, मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई ये है सोडियम का टुकड़ा, और इसके पास मैंने एटम गिने हैं, तो एटम निकल के आए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप समझ गए कि अगर ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता तो 1 मोल होता, तो उसका आधा है तो हाफ मोल हो जाएगा। तो कैसे निकाला आपने, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है उसको आपने अवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एक और नंबर ऑफ मोल का एक नया फार्मूला बन गया। अरे तुम लोगों ने गौर नहीं किया, एक नया फार्मूला बन गया। कैसे बना, देखो नंबर ऑफ मोल अगर निकालना हो
तो नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करेंगे ना इसे। मैंने आपको दिया था कि सोडियम का अभी कितने एटम दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻23 एटम दिए हुए हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे इससे तो नंबर ऑफ मोल नहीं आ जाएगा। तो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट में यहीं पर फंसते हैं कि नंबर ऑफ मोल के इतने सारे फार्मूले होते हैं, कौन सा लगे। तो हमेशा जो गिवन होता है ना तो उसी हिसाब से फार्मूले लगाते हैं, है ना। जैसे कि नंबर ऑफ मोल मान लीजिए, मैंने आपसे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर 3.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। आपको सोडियम के 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, और आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, गिवन मास बटे एटॉमिक मास। गलत नहीं हो जाएगा? मतलब वहां पर गिवन मास दिया ही नहीं, समझ रहे हैं। तो फिर कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर होता है। नंबर ऑफ एटम पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ मोल आप फार्मूला मत याद करो, ये वाला नया फार्मूला मत याद करो, आप तो इसी में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा ना। क्लियर है? तो अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बता रही है, तो नंबर ऑफ एटम निकाला आपने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर सोडियम की जगह पे कोई कंपाउंड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया या कोई भी है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्वेश्चन आया पहला 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो मतलब आप लोगों ने अभी अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता। तो ये 44 ग्राम है क्या, 22 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, हाफ। और अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता तो उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और हाफ मोल में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसको मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आसान लिखा हुआ है इसलिए आप लोगों को पता है 44 होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते। समझ रहे हैं ना, मतलब मैंने जानबूझ के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन वाला तो कुछ भी लिख सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 होता है। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। वैसे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, लेकिन हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल कितना होता है, गिवन मास कितना दिया हुआ है 22, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/2। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। क्लियर है? इस बार क्या निकाला आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक चीज मैं जानबूझ के अभी गलत बोल रहा हूँ, है ना, बाद में फिर उसको सही करूंगा। ठीक, अभी मैं गलत बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम कब पूछेगा, जब वो एलिमेंट देगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब पूछेगा, जब वो कंपाउंड देगा। लेकिन यहीं पर एक चीज है कि नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है मॉलिक्यूल कंपाउंड के केस में भी। तो गलती क्या होती है कि जैसे उन्होंने बोला, जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन, आप ये कर लोगे, ये कर लो। अब उसी पर हम आते हैं डायरेक्ट, जो क्वेश्चन की बारी है। देखो इसको मिटा दो। मतलब आपने अभी क्या सीख लिया, इतने क्वेश्चन अपन ने किए हैं, तो इसमें आपने ये सीखा कि जब भी वो कंपाउंड देगा तो आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, और जब वो एलिमेंट दे रहा है तो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा। अपन ये मान के बैठे हैं अभी कि एलिमेंट दिया तो नंबर ऑफ एटम पूछेगा, क्योंकि एलिमेंट के केस में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर, मतलब छोटे छोटे एटम मिलकर एक एलिमेंट बनता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड के केस में मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड बना है, तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला लगाया। ठीक, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख दूं, देखेंगे बेटा ध्यान से, कि कैलकुलेट या फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, अब पहली नजर में आपको लगना चाहिए, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं लगना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि आपको यही याद रखना है कि जब वो एलिमेंट देगा तभी एटम पूछने का हक है, और कंपाउंड देगा तो क्या पूछने का हक है, मॉलिक्यूल।
लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पूछ लिया कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, तो ये गलत नहीं है, पूछ सकता है ना। ये एक नई बात बता रहा हूं यहाँ पर। लेकिन आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि देखो जैसे आप नंबर ऑफ एटम देखोगे ना, तो आप नंबर ऑफ एटम वाला फार्मूला लगा दोगे, गलत हो जाएगा। समझ लो, जैसे ही आपको कंपाउंड दिखे तो भले वो कुछ भी पूछे आपसे, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कट कर देता हूं। उन्होंने पूछा एटम, क्वेश्चन भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन सही है, लेकिन हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब हम नंबर ऑफ मोल के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास अभी कुछ ही देर पहले बताया था 100 होता है, लेकिन निकालना आना चाहिए। याद है इसलिए 100 लिख दिया, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। आता है निकालने? तो ये मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास 25 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 100। ये कैंसिल होकर कितना जाएगा 1/4। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, तो नंबर ऑफ मोल के बदले में 1/4 इंटू अवोगाड्रो नंबर पुट कर देंगे। अरे कर देंगे, क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम। क्या निकालना था, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देते नंबर ऑफ एटम का, वो पूछा नंबर ऑफ एटम और आपने डायरेक्ट, तो भाई नंबर ऑफ एटम का भी तो यही फार्मूला होता है, तो आंसर यही आता, तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला आपने। ठीक, तो भले नंबर ऑफ एटम पूछेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये सोचेंगे, देखो बिल्कुल सही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे छोटा पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें एक एटम कार्बन का है और 2 एटम, कितने एटम हुए, 3। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। समझ रहे? अगर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम का फार्मूला लगा लेते तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाते। अब लेकिन हमें कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, तो बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। देखो, एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन का एटम है। तो 3 और 1 4 और 1 कितने एटम हुए। तो हम नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूँ, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए। एलिमेंट दिया रहेगा तो हमेशा नंबर ऑफ एटम पूछेगा, कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल नहीं पूछ सकता है। कंपाउंड दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछेगा, ऐसा मान के चल रहे थे अपन, लेकिन नंबर ऑफ एटम भी पूछ सकता है, लेकिन हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो डायरेक्ट आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कर देंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम पूछा फिर भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकालेंगे और फिर लास्ट में उसके एटम से उसको मतलब जब भी आपको कंपाउंड दिखे तो आपका सीधा टारगेट कहाँ होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे होना चाहिए। क्लियर है? इसको एक बार नोट करिए, इससे आगे का एक और कॉन्सेप्ट बना, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन में बोल रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब इसी से बनते। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब भूल जाओ क्या पूछ रहा है। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको पता है पहले से, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होता तो आपको निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 44। अगर मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट, अगर यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट लिख देता तो आपको कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास कितना है 22 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आसानी से आ गया 1/2। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1/2। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल और इनटू अवोगाड्रो नंबर, वही 6.022 इंटू 10/23। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और इंटू n। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने निकाल लिया। अगर वो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछता तो आप क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें कौन कौन है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो एटॉमिक, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 8। तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 22। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 22। तो इतने मॉलिक्यूल है टोटल हमारे पास। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 22 और गुना 1/2 इंटू Na। तो 2 से कैंसिल होकर 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 Na। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता तो आपको पता होना चाहिए यही आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। कर लोगे ना? इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, प्रोटॉन की संख्या। कभी कभी पूछते थे आयन, क्या पूछते थे? आयन। एक और क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ आयंस इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाम लिख रहा हूं जानबूझ के, फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं। ऐसी क्वेश्चन मान लीजिए आगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? H2SO4। सबसे पहले निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है? अभी बताया 98 होता है, पता है ना? यस सर। नहीं पता तो निकाल लेंगे। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, एन से डिनोट करते हैं गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 49। तो 49 डिवाइडेड बाय 98 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया बेटा? 1/2। आपको कुछ भी निकालना हो तो आपको पता है कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे कंपाउंड दिया तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल और इनटू एवोगाड्रो नंबर Na, वही 6.02223। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 और इनटू Na। तो ये क्या आ गया आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। हमें नंबर ऑफ एटम निकालना होता तो H2SO4 में गिन लेते कितने एटम है। मैं बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन देने की। सबसे पहले पूछ सकते थे वो नंबर ऑफ एटम बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता तो ये लिख देते, नंबर ऑफ एटम पूछता तो देखिए एक एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का और 2 हाइड्रोजन। 4, 1, 5 और 2, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। बोलो। इसी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पूछता या प्रोटॉन पूछता तो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 × 2, 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 होता है, 16 2 18 और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 × 32 जोड़ देते, आ जाता आंसर। उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सब आ जाता। इस बार पूछ रहा है नंबर ऑफ आयंस। तो देखिए आयंस में कैसे ब्रेक करेंगे। आपको पता है बेटा कि H2SO4 में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, पता है? और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा 9th क्लास। SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। आप बोलोगे सर SO4 भी तो 4 है। नहीं, 4 नहीं, SO4 ये एक ही है। SO4 एक ही है, एक ही आयन होता है, समझ में आ गया? तो ये कैसे टूटेगा? देखो 2 आयन है हाइड्रोजन के और 1 आयन है किसका? SO4 का। 2 और 1 3, कितने आयन हुए? 3 आयन। H2SO4 के तोड़ने से कितने आयन बने? 3 आयन बने। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आयन बने? 3 आयन बने। इतने मॉलिक्यूल दिए हुए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए? अब ऐसा नहीं कि हमेशा 3 ही आयन आएगा। HCl को तोड़ोगे तो H+ और Cl- 2 ही आयन हुए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। AlCl3 को तोड़ोगे तो Al+3 और 3Cl-4 आयन होंगे। तो जब आयन को तोड़ना आना चाहिए आपको, समझ में आ गया? तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो 3 × 1/2 × Na आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो? और कभी कभी तो वो आपसे आयन ना देके बोलेंगे कैटायन। क्या? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन बोलते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में कैटायन पूछता तो बताइए कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। और पूछता एनायन तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते। पूछ रहा है आयन तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो कैसे देखो स्टार्ट कहां से किया था कि किसी भी एलिमेंट या
जो दिया रहता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो एमयू में लिखते हैं, लेकिन अगर उसी को ग्राम में लिख लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने फार्मूला निकालता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे एटॉमिक मास। किसी भी कंपाउंड का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मास की सहायता से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी होती है, एटॉमिक मास यूनिट एमयू होती है, लेकिन अगर उसको हम ग्राम में लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे एटॉमिक मास भी होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास भी होता है। फिर आगे मैंने आपको बताया कि एक मोल किसी भी चीज का जो एक मोल होगा उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब भाई जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होगा, जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मतलब 1 मोल एलिमेंट में कितने एटम होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम होंगे। 1 मोल कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। समझ रहे? तो यहां से हमने नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला देखा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर भी यही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। लेकिन आपने देखा कि कभी अगर नंबर ऑफ एटम पूछता है तो एलिमेंट लिखा होना चाहिए वहां पर, तभी आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है। कभी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो वहां पर कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, कंपाउंड लिख के भी नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, फिर भी हम नंबर ऑफ एटम का फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का लगाएंगे, और फिर उसके एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। मतलब जब भी आपको कंपाउंड दिखे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालना ही निकालना है। समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। और फिर आयन निकाल सकते हैं हम, मॉलिक्यूल एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, कैटायन निकाल सकते हैं, एनायन निकाल सकते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट मोल का ये है कि देखो जैसे कुछ गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस है तो गैस को हम तौल भी सकते हैं, मतलब उसको हम ग्राम में भी बात कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि भाई 22 ग्राम सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब गैस ऐसी चीज है जिसको हम वेट भी कर सकते हैं। लेकिन गैस को तो वॉल्यूम भी निकालते हैं ना, जैसे लीटर में भी दिया सकता है, 10 लीटर 20 लीटर। सोडियम का कोई लीटर नहीं देगा क्योंकि सोडियम गैस नहीं, लेकिन जो भी गैस होंगे उनको तो लीटर में आप व्यक्त कर सकते हैं ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लीटर में मोल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिए अपन ऐसा बोलते हैं, बस एक ही लाइन बोलूंगा, एट एसटीपी या एनटीपी, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को है ना, एसटीपी एनटीपी बोलते हैं। किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। कितने लीटर के बराबर, 22.4 लीटर के बराबर होता है किसी भी गैस का। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, ठीक, आपने देखा था कुछ देर पहले ऑक्सीजन गैस को हम O2 लिखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, ऑक्सीजन गैस को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। पता है आपको ऑक्सीजन गैस को क्या लिखते हैं, O2। अब इसमें 2 एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो 16 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और अगर मैं 32 ग्राम ले लूंगा तो इसको मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस बोलूंगा कि नहीं? कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन गैस। मान लीजिए एक सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन गैस भरी हुई, तो उससे कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर के बराबर होगा। किसके बराबर, 20। मतलब 1 मोल किसी भी गैस का जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर। और 2 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, और 3 मोल, एक और फॉर्मूला बन गया ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल और इंटू 22.4 लीटर। याद रहेगा। तो एक और फॉर्मूला यहां से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल और इंटू 22.4 लीटर के बराबर होता है। बस याद रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एसटीपी या एनटीपी पर ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने तो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ले लिया, उसका अभी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम तो याद एक ही रखेंगे ना। अरे समझ रहे हो ना, आपने मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पर चेक किया तो इतना लीटर आ गया 1 मोल गैस, लेकिन अगर किसी दूसरे टेम्परेचर पर चेक करोगे तो कोई और वॉल्यूम आएगा। तो हम कितनी वॉल्यूम याद रख सकते हैं। अरे 1 मोल का एक ही, जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल जो आपने सोडियम का लिया था वो 6.022 × 10⁻23 एटम के बराबर था, तो आपने एक ही वैल्यू याद करी है ना सबके लिए।
तो उसी तरीके से वॉल्यूम के टर्म में भी हम सिर्फ एक ही याद रखेंगे 22.4 लीटर। तो इसीलिए हम एसटीपी और एनटीपी पर याद रखें। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम ही, समझ गए। तो एसटीपी या एनटी पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। और एक मोल होगा ना उतने के बराबर, तो 2 मोल किसके बराबर होगा, 2 इंटू 3 मोल, 3 इंटू, तो आपने नंबर ऑफ मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ गए। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ जाएंगी, जैसे कि आपको मान लो कि उन्होंने बोला कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कितना, बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये फार्मूला लगा देंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो 22 को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ को यहाँ पुट कर देंगे तो 11.2 लीटर आंसर आ जाएगा, नहीं है। इसी तरीके से मैंने बोला कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस का 3.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है। ऑक्सीजन गैस का क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि कौन सा कहाँ लगाएंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर अगली क्लास में एक बार और रिवीजन करवाऊंगा आपको, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, उसकी बात करेंगे एक साथ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।